जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने जीएस पार्ट और उसके बाद हमने हिंदी का पार्ट कराया हुआ है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर के गणित का पार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको आंसर की के साथ साथ उसका पूरा सोल्यूशन भी देंगे। तो वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। अगर वीडियो लंबा हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला सवाल है जो इसका मैथ का यहाँ पे है, और सीरीज में यहाँ पे 51वां सवाल है। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में देय 169 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका मिश्र धन है। आपसे यहाँ पे मूलधन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है ए बराबर P 1 + R/100 का यहाँ पे पावर T होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ए यहाँ पे दिया हुआ है 169, ये आपको निकालना है। आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है और नीचे 100 है। इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे 4/100 करेंगे तो 4 से 100 कटेगा 25 आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस यानी 1 + 1/25, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26/25, और टी की वैल्यू यहाँ पे 2 दी है, स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 26 × 26 आएगा, और यहाँ पे 169, ये 13 का वर्ग है। 26 यहाँ पे 2 बार आपका आएगा, तो ये 625 हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, 625/4 आएगा। तो पी का जो मान होगा वो इतना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए 169 × 625 बटे यहाँ पे 26 × 26 है, 25 हम 625, और ये 13 का वर्ग है। तो 13 से अगर इसको हम काटेंगे तो 13 दूनी 6, 26, 13 दूनी 26, ये पूरा कट जाएगा। तो 625/4 इसको काटेंगे, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सुनम्य मिट्टी यानी मॉडलिंग क्ले से बने किसी शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है। इसके आधार की त्रिज्या 6 सेमी है। शंकु की, ये एक शंकु है, बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 24 सेमी है, और इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पर ये 6 सेमी है। एक बालक इसे गोलक के रूप में नया आकार देता है, गोलक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अब इसको जब आप पिघलाएंगे या कुछ भी करके एक नया आकार देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो आयतन रहेगा वो समान रहेगा। तो पहले हम शंकु का आयतन निकालते हैं। तो शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वो 1/3 πr² होता है। ठीक, अब जो इसका आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की पर्याप्त नहीं कम पड़ रही है। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। ठीक, ये 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे जो r है वो दूसरा रहेगा, तो यहाँ पे इसको हम r1 कर देते हैं, तो यहाँ पे r ही रहने देते हैं। ठीक, और उसके बाद 1/3 कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे r1² है, तो r1 की जगह पे यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 6², और h यहाँ पे 24 है। 6² 24 बराबर यहाँ पे 4 r³ बचा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 24। अब यहाँ पे 6 की पावर 3 और यहाँ पे r की पावर 3, तो पावर से पावर यहाँ पे जब कट जाएगी तो r बराबर 3 आएगा, सॉरी r बराबर 6 आएगा। तो इसका भी यहाँ पे 6 ही इसकी त्रिज्या होगी। तो मैं सही कर देता हूँ, इसकी त्रिज्या भी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, 5600 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुपात B इतना है, B अनुपात C, C अनुपात D इतना है। A और C का क्या हिस्सा होगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा जूम कर दूँ जिससे कि आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से सबको हिंदी में समझ में आएगा, आगे इंग्लिश में आप अपने पेपर में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब A अनुपात B, इस तरह के सवाल जब हल करने रहते हैं तो आपको सबका यहाँ पे जो रेशियो है वो मिलाना रहता है। तो देखिए
ए अनुपात बी का यहाँ पे हम इसको स्मॉल में लिख दिए हैं, 1:2 है, बी अनुपात सी 3:1 है, सी अनुपात डी 2:3 है। अब आपको क्या करना है, ए अनुपात सी का निकालना है, ए और सी का यहाँ पे निकालना है, एक हिस्सा क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको मिलाना ये है कि यहाँ पे जो बी का मान दिया हुआ है वो सेम है या नहीं। देखिए ये जो बी है ये बी है, यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ पे सी और सी यहाँ पे भी है और सेम नहीं है। अगर हमको इसको सेव करना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ पे हमको सी मिलाना है, तो सी अगर यहाँ पे 2 हो जाए तो काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 करने के लिए हम इसको 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 6:2। अब हमारा बी 6 हो गया और यहाँ पे कितना है बी, यहाँ पे बी अभी 2 ही है, तो इसको 6 करने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3:6। अब हमारा ए की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, बी की वैल्यू 6 हो गई, और यहाँ पे बी की वैल्यू 6 हो गई, सी की वैल्यू 2 यहाँ पे 2 हो गई, सी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। तो हर जगह हमारा ए बी सी का मान सेम हो गया है। तब ए और सी का एक साथ हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा यहाँ पे 3 है और सी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 2 है। तो कब कैसे निकलेगा, जब हम पूरा हिस्सा यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो हमें हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालेंगे अगर, तो कितना आएगा हमारे पास 3 6 और उसके बाद 2, यहाँ पे 3, बी के मान 6, सी का मान यहाँ पे 2 और डी की वैल्यू यहाँ पे है 3। इसको जोड़े 6 3 9 9 5 14, यानी इसका जो अनुपातिक योग है वो 14 के बराबर है। ठीक, अब हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5600 दिया है। तो जब 14 की वैल्यू 56 हो जाएगी, 14 चौको 56, यानी कि 1 की वैल्यू 400 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमें निकालना किसका है, ए और सी का निकालना है, और ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, सी की वैल्यू 2 है, तो 3 9 5 5। अब 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 5 की वैल्यू 5 चौक 20, यानी कि 2000 के बराबर हो जाएगी। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो यहाँ पे ए इसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो टोटल अगर इसका हम लासा निकालेंगे तो 20 आएगा। अब ये एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम कर लेता है और ये एक दिन में 1 काम करता है। ए ने कार्य के पूर्ण होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि इसने काम छोड़ दिया। अब दोस्तों अगर ये 2 दिन काम करता तो कितना काम करता, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में ये 4 काम और कर ले जाता। अगर 2 दिन ये करता तो ये 4 काम और कर लेता। अभी हमें कितना काम करना था, 20 काम करना था। अब अगर ये नहीं, अगर ये करता तो टोटल हो जाता यहाँ पे 24। तो अगर दोनों मिलकर करते तो इस काम को कितने दिन में कर ले जाते, 8 दिन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 दिन सही हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से और हल कर सकते हैं, जो आसान मेथड होता है, मान के जब किया जाता है। तो दूसरे कलर से कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ए जो है पूरा काम 100 दिन चला, ए ने 2 दिन काम किया, इनकी कार्य क्षमता 10 है और पूरा काम x है, बी ने 20 है, 20 काम को 20 दिन में करता है, तो पूरा काम हो जाता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से हम यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 से नीचे कर देते हैं, तो हर बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 4 और प्लस x बराबर 20। ये यहाँ पे देखिए 2x और x 3x हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 8 24, x का मान 8 आ जाएगा, यानी कि पूरा काम यहाँ पे 8 दिन में पूरा हुआ। तो इस तरह से भी आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है a² + 1 बराबर a, तब a की पावर 6 + 1/a की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया है इसका मतलब देखिए, अब जब इसको आप क्या करेंगे, a से भाग दीजिए, a से भाग देंगे तो ये बचेगा a + 1/a,
और बराबर 1। अब आपको निकालना है कि पावर 6 प्लस 1/1 की पावर 6 का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको एक बार स्क्वायर कीजिए। एक बार इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा a² प्लस 1/a², यहाँ पे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, जो सूत्र होता है उसके हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a और b यहाँ पे a इंटू 1/a करेंगे तो कट जाएगा। इसका मान कितना आएगा, यहाँ पे अब देखिए एक यहाँ पे है, हमको पता है a प्लस 1/a का मान एक होता है। एक यहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, a² प्लस 1/a² प्लस 2। तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a² प्लस 1/a² का मान -1 आ जाएगा। हमें निकालना किसका, छा का निकालना है, तो इसको अब क्यूब करेंगे हम। तो अब इसको हम क्यूब करेंगे तो a² प्लस 1/a² का होल क्यूब बराबर a³ तो हो जाएगा a की पावर 6 प्लस a की पावर 1/a की पावर 6 प्लस 3ab। 3a और b इसको गुणा करेंगे तो कट ही जाएगा। ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह पे इसका मान रखेंगे, कितना आएगा, -1। अब हमें निकालना किसका है, तो हमें मान निकालना है वो इस वाले का निकालना है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें पता है -1 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -1 का क्यूब -1 ही आएगा। ठीक, -1 का क्यूब -1 ही आएगा। -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद फिर उसको गुणा करेंगे -1 से तो 1 आएगा, तो -1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे -3 इधर है तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2। यही हमको निकालना है। तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे हमने आंसर में 1 लिखा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ। दोस्तों इसका मान यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 होगा। यहाँ पे हमने बाई मिस्टेक मेरे ख्याल से लिख दिया है, तो ये इसका 2 आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे अब इसके लिए थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 27 तो 27 ही रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद गुणा, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है 1 को 1 रहनेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। यहाँ पे जो डॉट 2 पे बार लगा है, उस डॉट के बाद जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है इसको इस तरह लिखेंगे। इस पे यहाँ पे जो एक संख्या पे अगर बार रहेगा तो यहाँ पे 1 9 नीचे लिखा जाएगा, 1 ये हो गया। उसके बाद गुणे 0.6 बार है तो ये हो जाएगा 6/9। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 27 गुणे 9 9 2 11/9 गुणे 6/9, तो यहाँ से 9 त्रिक 27 और 3 1 9, 3 दोनों 6, 11 दूनी 22, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि अगर भिन्न a बाई बी धनात्मक है तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। दोस्तों यहाँ पे a बाई बी धनात्मक है तो इसका मतलब क्या है कि आपका a पॉजिटिव होना चाहिए और b भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसका जो आंसर है वो धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे b केवल पॉजिटिव है तो ये होगा नहीं, यहाँ पे केवल a पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि a और b दोनों पॉजिटिव ही हों, क्योंकि जैसे a की वैल्यू हो गई, मान लेता हूँ मैं 3, a बराबर 3 मैंने रख दिया, और b की वैल्यू हमने रख दी -2 रख दिया। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 1 और जो कि पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम a बाई बी करेंगे तो -3/2 आएगा जो कि लेस देन 0 है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन बचती है ए बी, ये ए बी इज ग्रेटर देन 0 है, तभी यहाँ पे ये धनात्मक होगा। अब देखिए यहाँ पे अब ए बी कंडीशन में जब हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तभी ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज ये निगेटिव ही आएगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
फिर किसी गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तब इसका उछाल उसकी पिछली ऊंचाई का 3/4 हो जाता है। अगर गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो गेंद को तीसरी उछाल के बाद कितना मीटर उछाल लेगी, यहाँ पे दिया गया है। इसकी जो ऊंचाई पहली बार दिखाई रहा है 32 मीटर हो जाएगी। उसके बाद ये हर बार कितना कम हो रही है, हर बार 3/4 होती चली जा रही है पिछली ऊंचाई का। तो 32 का 3/4, फिर 32 का 3/4। अब यहाँ पे तीसरी उछाल के बाद दे रहा है, तो एक बार इसको हम और उछालेंगे तो ये हर बार कम होती चली जाएगी। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आप ये हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32, 2 बार में चला जाएगा ये, सॉरी 4 चौक 16 चौका 64 होगा, गलती हो गई मुझसे, माफ़ करिएगा, 64 हो जाएगा ये। तो 64 को 32 से काटेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 आएगा और ऊपर यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27/2, 27 का आधा 13.5 यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर अल्फा और बीटा समीकरण यहाँ पे जो दिया गया है x बराबर नॉट 0, 2 के मूल हैं, तब 3α² प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो पहले इस समीकरण को थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं। तो इससे हम इधर वाले को गुणा करेंगे यहाँ पे और इससे इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 - x और ये हो जाएगा बराबर के यहाँ पे 3, ये वाला आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको हम गुणा करेंगे तो x² माइनस के 2x। अब ये यहाँ पे x कट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये अगर इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 3x² और माइनस के 6x और इधर वाला -x इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर का 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। अब हम अगर मूलों का योगफल निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। माइनस का b यहाँ पे -6 है तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो 6/3 = 2। अल्फा इंटू बीटा का मान c/है 2/3 हो जाएगा। अब निकालना क्या है हमें यहाँ पे 3α² प्लस बीटा स्क्वायर। जब हमें अल्फा इंटू बीटा पता है तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। इसका मान पता है, इसका पता है, इसका ही निकालना है हमको। इसका मान कितना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का 4 और यहाँ पे 2α इंटू बीटा 4 और यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है अल्फा बीटा प्लस 2α इंटू बीटा का 2/3 यानी 4/3 हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है तो ये 4/3 इधर जाएगा तो 4 माइनस 4/3, 4 का मान ले लीजिएगा तो 3 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 में से 1 गया 2/3 यानी कि हो गया 8/3 आपका α² प्लस बीटा स्क्वायर का मान 8/3। अब यहाँ पे अगर रखिएगा आप 8/3 तो ये होगा 3 इंटू 8/3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका 8 आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो सवाल का लेवल है मेरे ख्याल से इसको कक्षा 8 या कक्षा 10 तक के लड़के भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है कठिन दे दिया है। और सिलेबस, यहाँ पे जो सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस ही यहाँ पे समांतर श्रेणी तो हम लोगों में हाई स्कूल में जाके मिली, इंटर में शायद है, इंटर में समांतर श्रेणी है, यहाँ पे 8 में ही दे दिया है। देखिए √2 √8 और उसका √18 यहाँ पे √√32 है। तो ये यहाँ पे किस तरह से समांतर श्रेणी है इसको हम देखिए, √2 है। इसके बाद अगर 8 को हम कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट में 4 दूनी 8, 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। इस तरह यहाँ पे 9 दूनी 18 तो 9 को बाहर निकालेंगे वर्गमूल 3√2। इस तरह इसको यहाँ पे 16 दूनी 32, 4√2। तो अगला जो होगा वो देखिए यहाँ पे 1√2, इसको अगर हम आगे यहाँ पे लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2 तो यहाँ पे हो जाएगा 5√2। 5√2 का 2 का मतलब ये हुआ, अब 5 को अंदर ले जाएंगे वर्गमूल के अंदर तो 25 हो जाएगा, 25 दूनी 2 50 हो जाएगा, तो अंडर रूट 50 इसका आंसर हो जाएगा। 61 है यहाँ पे 4x² प्लस √3x + 1 में से
कोई मूल यहाँ पे वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि देखिए वास्तविक मूल होने की कंडीशन क्या है, आपका जो डी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए बी है 3, तो 3 त्रिक का 9 माइनस 4, ए आपका 4 है, सी आपका 1 है, तो 9 माइनस 16 माइनस के 7 आ रहा है, तो ये जो है 0 से छोटा है। इस वजह से यहाँ पे इसका 2 ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है, सवाल में यहाँ पे 18 छूट गया है। आप इंग्लिश वाले वर्जन में इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, और हिंदी वाले वर्जन में यहाँ पे 18 नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब इस तरह का सवाल दिया रहता है तो हमें क्या निकालना होता है, LCM। तो यहाँ पे 8, 9, 12, 15 में तो आपको यहाँ पे 8 का तो 8 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 और 3 मिलेगा, लेकिन 2 अभी और कहीं पे मिलने वाला नहीं है। अब 9 में यहाँ पे हम 9 के जगह पे यहाँ पे हम 9 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा और इसका एक 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे 12 का हम 4 तीन अगर 12 करेंगे तो हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 15 का 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 5 8 40 और 4 9 का 36। तो अगर इसमें हम एक 0 लगा देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 36, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात इन पर 4 है, उनका मासा यहाँ पे 4 दिया है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का सवाल हमने इसके पहले वाले वीडियो में कराया हुआ था, जो हमने मैथ का लाया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब अगर कोई संख्या अनुपात में दी रहती है, इसका मतलब ये है अगर इसको हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो मासा होता है उससे इसमें गुणा हो जाता है, तो ये संख्या आपकी तैयार हो जाती है। लेकिन हम इसको अगर शॉर्टकट में हल करना चाहें तो अगर लासा जो होता है, लासा जो होता है वो मासा और उसके अलावा गुणे, यानी दोनों संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा। तो मासा यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 3 12, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब ये किस तरह से आता है, तो इसका देखिए जो सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाने में काफ़ी समय आपका जाएगा, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सूत्र होता है वो लासा गुणे मासा बराबर, आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लेकिन जब ये अनुपात जो होता है इसमें मासा छुपा होता है, तो यहाँ पे पहली संख्या में हम अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और यहाँ पे 4 चौक 16। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम मासा जो 4 दिया इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे वही बात होगी, 4 3 12 और 16 3 48, तो ये आंसर आ जाएगा 48 तब भी। यहाँ से दो संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। अगर a b से बड़ा है और b 12 से बड़ा है, तब a और b की मान आपको निकालना है। यहाँ पे आप ऑप्शन से देखिए, a b से बड़ा है ठीक है, लेकिन b यहाँ पे 12 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये कट जाएगा। a b से बड़ा है, गलत, छोटा है। a b से बड़ा है, सही है, और यहाँ पे जो b है वो 12 से बड़ा है, ये सही है। यहाँ पे a b से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसका सही ऑप्शन सिर्फ b ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6a बराबर 5b बराबर 10c, तो यहाँ पे इसका मान आपको निकालना है। तो इसको देखिए शॉर्टकट अगर करेंगे तो इसका आपको लासा निकालना है, तो 6 5 10 का लासा हो जाएगा 30। ठीक, अब आपको यहाँ पे सभी में 30 से भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 5 आएगा, ए की जगह आप 5 रख सकते हैं, बी की जगह पे 5 छक्का 30, सी की जगह पे आप 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 6 रखेंगे 12 हो जाएगा,
सी की जगह पे 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 बचे 15 और यहाँ पे 2 12 प्लस सी की जगह पे 3 रखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे 12 और 9 21 5 26 नीचे आपका हो जाएगा 15 15 30। इसको आप 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 13/15। एक ही ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है तीसरा वाला। एक विक्रेता 75 रुपये प्रति किलो और 50 रुपये प्रति किलो लागत वाली 2 प्रकार की चाय 3:2 के अनुपात में मिश्रित करता है। अगर वह मिश्रित चाय की वैरायटी को 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसकी लाभ या हानि आपको निकालना है। तो 75 रुपये की यहाँ पे एक चाय है और 50 रुपये प्रति किलोग्राम की एक चाय है। यहाँ पे तो 2 प्रकार की चाय आपको देखने को मिल रही है जो 3:2 के अनुपात में मिला रहा है। अब हम ये मानते हैं 3:2 का मतलब ये हुआ 3 हिस्सा इसको मिला रहा है और 1 हिस्सा इसको मिला रहा है। अब या तो आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि 3 किलो इसके ले लीजिए, 2 किलो इसके ले लीजिए, या फिर अगर आप ग्राम में लेना चाहें तो ग्राम में ले लीजिए, तो आपका 1 किलो का रेट तैयार हो जाएगा। देखिए अगर आप 600 ग्राम इस वाले के ले रहे हैं, 400 ग्राम इस वाले के ले रहे हैं, तो भी आपका अनुपात कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 जाए 6, 3:2 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये 3:2 ही है यहाँ पे। अब 600 ग्राम आपको लेना है इस वाले के। अगर आप किलो में लेना चाहें तो 3 किलो इसके ले लीजिए, 2 किलो इसके ले लीजिए, लेकिन उस पर फिर आपका यहाँ पे फिर 5 किलो पे रेट में निकालना होगा। अभी हम 1 किलो को निकाल रहे हैं। अगर 1 किलो का आपको मान निकालना है कि 1 किलो अगर आप चाय तैयार करना चाहते हैं दोनों से तो 600 ग्राम इसका लेंगे। तो अगर 1 किलो यानी 1000 ग्राम आपका 75 रुपये का है तो 600 ग्राम कितने का होगा आपको यहाँ पे निकालना है। और 6 से आप गुणा करेंगे इसको आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 से 42 3 45, यानी यहाँ पे 45 रुपये का आपका 600 ग्राम इसका हो गया और 400 ग्राम इसका 50 रुपये का, तो 5 चौक 20, यानी आपका जो टोटल 1 किलो यहाँ पे बन रहा है वो कितने रुपए में बन रहा है, 65 रुपये प्रति आपका केजी तैयार हुआ। यहाँ पे एक दोनों मिश्रण का भाव है। अगर वह मिश्रित चाय की वैरायटी को 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देता है, अब 65 रुपये आपका तैयार हुआ, आपने उसको, ये आपका हो गया क्रय मूल्य, समझ लीजिए लागत मूल्य क्रय मूल्य जो भी समझिए इसको, और आप विक्रय कितने में कर रहे हैं, 60 रुपये में, यानी आपको 5 रुपये का यहाँ पे पर केजी नुकसान हो रहा है। अब कितने % का नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रतिशत हानि बराबर आपका हानि क्या है बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये सूत्र होता है। अब हानि 5 रुपये की हुई, कितने पे हानि हुई, 65 पे हुई है, गुणे 100, 5 से कटेंगे 13 बचे 65, 13 से 100 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 13 से 91, फिर बचेगा आपका 9, फिर 13 से 91, तो ये 7.77 होता चला जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो दोस्तों इसमें तो लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका tan थीटा बराबर 4/3 दिया है तो यहाँ पे लंब 4 है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 3 है, तो इसका जो कर्ण होगा वो 5 होगा क्योंकि ये ट्रिपलेट है। अब आप यहाँ पे रखेंगे 3, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 4/5 प्लस 2 cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5 बटे 3 sin थीटा का 4/5 ही हो जाएगा, -2 cos थीटा का 3/5। अब यहाँ पे 5 नीचे सभी में हर बराबर है तो 5 को हम जोड़ेंगे नहीं, 5 को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हटा देते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे 5 नीचे आएगा, कट जाएगा, तो ऊपर को हम यहाँ पे देख लेते हैं। 4 3 12, 12 और 6 18, उसी तरह यहाँ पे 4 3 12, 12 में से 6 गए 6 त्रिक, तो इसका जो 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा सा ये सवाल लेते हैं, a + b/c = यहाँ पे -1 दिया है, तो आपको a² + b² + c² अपान a² - bc का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें bc आपको काटना है, तो bc को ध्यान में रखेंगे तब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर अगर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का सी और माइनस का बी, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सी प्लस बी। ए बराबर यहाँ पे बी प्लस सी या सी प्लस बी। अब हमें इस टर्म में हमको इसको ले आना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे इधर वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, चूंकि माइनस में है तो ये भी स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc। माइनस का प्लस हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा इस वाले का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी सी के टर्म में हमको ले आना है। तो यहाँ से हम इस 2bc को इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा इसकी जगह पे। अब हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे इस वाले मान को रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2bc, और अपन नीचे यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी सी। यहाँ अगर हम देखें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर और माइनस 2bc यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी सी ऊपर हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी सी नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आंसर इसका आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है यहाँ पे, अगर m भुजा का वर्ग और यहाँ पे वर्गा लिखा हुआ है और n भुजा का समबाहु त्रिभुज किसी यानी वृत्त पर उत्कीर्णित है, वृत्त के अंदर उत्कीर्णित है, तब m तथा n का मान है। यानी कि एक वृत्त है, आपको उस वृत्त के अंदर तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा मैं फिर से बनाता हूँ। आपका एक वृत्त है, इसके अंदर आपको एक वर्ग बनाना है, और इसी के अंदर आपको एक त्रिभुज भी बनाना है, और त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे, चलिए मैं इसको अलग अलग बना के आपको समझाता हूँ। एक वृत्त है ये, इसके अंदर आपको एक वर्ग बनाना है, और उसी वृत्त पे आपको यहाँ पे एक त्रिभुज भी बनाना है, समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा यहाँ पे m है और इसकी भुजा यहाँ पे n है। तो समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, ये वर्ग नहीं लग रहा है आपको, लेकिन ये वर्ग मान के चलिए, आप इसके बनाने में थोड़ा समय दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे अब आपको देखना है, ये जो भुजा, ये रेखा जो दिख रही है, ये आपकी, ये पूरा व्यास हो गई इस वृत्त की, ठीक। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। उसी तरह इसमें यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी। तो दोस्तों जहाँ पे जो इस वृत्त के जो यहाँ पे वर्ग अगर दिया हुआ है, किसी वृत्त के अंदर वर्ग बनाएंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो भुजा की 1/√2 होती है, यानी भुजा की √2 होती है बटे में, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो भुजा की √3 होगी। ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हमको m का मान पता चल जाएगा, m बराबर r√2, यहाँ से n बराबर r√3। तो अगर हमको m/n निकालना है तो r√2 अपान r√3 कर देंगे, तो ये मान हमको निकल आएगा 2/3। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए अपने कार्यालय से 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो अगले दिन उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी और कार्यालय 6 मिनट पहले पहुंच गया, तो व्यक्ति के घर से कार्यालय की दूरी आपको निकालना है। दोस्तों इस तरह के सवाल को आपको यहाँ पे सेकेंड में अगर हल करना है तो इसका जो सूत्र है v1 v2 अपान v1 माइनस v2 इक्वल टू यहाँ पे आपका t1 प्लस t2,
ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए V1 आपका है पहले 10 और 10 किलोमीटर घंटा साइकिल से, उसके बाद आपका जब 2 किलोमीटर बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आएगा 2, और चूँकि समय यहाँ पे दिया हुआ है पहले 6 मिनट देर से और फिर 6 मिनट पहले, तो जो टोटल डिफरेंस है देर और पहले का वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी आपका मान चलिए इसी तरह रहता है। यहाँ पे देखिए जब आप सेम टू सेम रहेगा यानी देर देर तो आपका माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे देर पहले है तो डिफरेंस आपका देखना पड़ेगा। तो 6 और 6 12 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। अब मिनट को यहाँ पे घंटा में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने घंटा का प्रयोग किया है, इसको हम 60 से भाग दे देंगे। अब आप इसको हल करिए, देखिए कितना होता है। 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10, 10 से 20, यहाँ पे 10 कट जाएगा, सिर्फ 12 बचेगा। एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक मानव के घरेलू खर्च का यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है। अब देख लीजिए, अगर शिक्षा पर परिव्यय आवास पर होने वाले परिव्यय से 1600 रुपये अधिक है, शिक्षा और आवास, यहाँ पे इनके दोनों का डिफरेंस जो है आपका 70 माइनस 54 का डिफरेंस 1600 दिया हुआ है, 1600 रुपये। तो कितना आएगा यहाँ पे? मेरे ख्याल से 16 आएगा। ठीक है, 16 अंश यानी ये अंश है, 16 अंश 100 यहाँ पे 1600 के बराबर है। तो एक अंश कितने के बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। अब निकालना किसका है? तब भोजन पर भोजन यानी आहार, आहार 120 है तो यहाँ पे 120 इधर करेंगे तो 120 इधर गुणा हो जाएगा, 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48 है तो x की पावर x का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए, समझा देते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम 2 की पावर x रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए जब कोई भी चीज़ कि अगर आधार सेम रहता है तो गुणा में उसमें घातें जुड़ जाती हैं। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। जब इसको गुणा करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 48। अब हम 2 की पावर x कॉमन लेंगे, 2 की पावर x है ये, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 बचेगा इंटू 1, तो यहाँ पे तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर के 48। अब ये हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 16 आ जाएगा। 2 की पावर x बराबर 16। आप 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16। तो अब यहाँ पे जब आधार सेम है तो यहाँ पे घात भी सेम हो जाएगी, तो x बराबर 4 आ जाएगा। अभी निकालना क्या हमको? x की पावर 4 का मान निकालना है, तो 4 की पावर 4 का मान 256 हो जाएगा। एक ऑप्शन सही है। किसी व्यापारी ने 3 लाख रुपए में 30 कंप्यूटर क्रय किए। अगर 15 कंप्यूटर की औसत लागत यहाँ पे 9,000 रुपये है, 15 कंप्यूटर की औसत लागत 9,000 है, तो इसका मतलब कि आपको 15 कंप्यूटर की पूरी लागत निकालनी है। तो पूरी लागत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो औसत दिया हुआ है इसको हम 15 से गुणा करेंगे, तो 15 कंप्यूटर की कुल लागत आ जाएगी 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवैया 135, यानी कि 1,35,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। अब बाकी 3 लाख में से कितना बचा? 3 लाख में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,65,000 रुपये आपका बच गया शेष। ठीक, अब शेष को आपको यहाँ पे 15 कंप्यूटर दिखा रहा था, अब शेष 15 कंप्यूटर की औसत लागत क्या होगी? तब आप इतने को 15 से भाग दे दीजिए। तो अगर इसको 10 बार में ले जाएंगे तो 15 हम 150 आएगा और 1 बार और जाएगा, तो यानी ये टोटल कितनी बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है, तो 11,000 इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक पेट्रोल पंप मालिक अपने ग्राहकों में 2 प्रकार से छल करता है, ग्राहकों से 2 प्रकार के छल करता है। वह शुद्ध पेट्रोल में 10% केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलाता है और पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि करता है। वह मालिक 20 लीटर शुद्ध पेट्रोल 15 रुपये
प्रति लीटर की दर से और केरोसिन 3 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। बिक्री करने से हुआ कुल लाभ आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आपको देखिए सवाल में बोला है कि वो 20 लीटर यानी खरीद के लाता है, 20 लीटर पेट्रोल और 15 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। तो यहाँ पे उसकी जो 20 लीटर 15 रुपये प्रति लीटर की दर से लाया तो कितने का हो जाएगा, 20 गुणे 15, 15 दूनी 300। तो 300 का यहाँ पे उसका तेल पेट्रोल हो गया। अब वो 10% केरोसिन मिश्रित करता है, तो 20 लीटर में 10% कितना होगा, अगर वो 10 लीटर होता तो ये 10% उसका 1 लीटर होता, 20 लीटर का 10% 2 लीटर हो जाएगा। 2 लीटर वो इसमें केरोसिन मिला रहा है। अब 2 लीटर केरोसिन कितने की मिलेगी, यहाँ पे 1 लीटर 3 रुपये के है, तो यहाँ पे 2 लीटर केरोसिन 6 रुपये की हो जाएगी। 306 रुपये का यहाँ पे उसका लागत लग रहा है, और इतने में उसको कितना पेट्रोल तैयार हो जा रहा है, 20 तो ये हो ही रहा है, इसमें मिट्टी तेल मिला दे रहा है, तो 22 लीटर पेट्रोल इसका तैयार हो जा रहा है 306 रुपये में। अब वो 22 लीटर पेट्रोल को बेचेगा कितने में, क्योंकि वो 15 में खरीद के लाया है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 10% की बढ़ोतरी भी इस पर कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो अब 22 लीटर का पेट्रोल है वो 15 का 10% निकालेंगे तो 15 का 10% लाभ मतलब 110%, तो 110% को हम सॉरी यहाँ पे 11/10 लिख सकते हैं। अब वो इतने में बेच रहा है, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से हो जाएगा 11, और 11 गिरा हम 121 गुणे 3, ये हो जाएगा 363 रुपये में वो बेच रहा है, और उसकी लागत कितनी आ रही है, 306 रुपये। 363 में से हम अगर 306 निकालेंगे, 363 माइनस 306, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पे बचा 5, 57 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 80 रुपये की दर वाले 1 दर्जन मोजे के जोड़े 10% के बट्टे पर उपलब्ध हैं। तो यानी कि 80 रुपये का आपका जो मोजा है 10% छूट इस पे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9/10, यानी कि ये आपका 72 रुपये में उपलब्ध हैं। 72 रुपये में आपके 12 मोजे मिल रहे हैं, तो 72 रुपये में 12 मोजे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमको निकालना कितना है, अगर हम एक मोजे का निकालें तो 12/72, लेकिन निकालना कितने का हमें, यानी 1 रुपये में 12/72 मिल रहे हैं, तो हमें 24 रुपये में निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 गुणे 24/72 कर देंगे, तो 12 छंग 72, 6 चौको 24। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका निकल जाएगा। 12 मोजे की कीमत 72 रुपये है, तो एक मोजे की कीमत 6 रुपये है। तो एक मोजा 6 रुपये में है, तो 24 रुपये में कितने मोजे मिलेंगे, तो 6 चौको 24। यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप निकल जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश शुरू हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे 25 के 25 सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी कहीं अगर आप कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई हमसे त्रुटि रह जाती है तो उसके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको बता भी सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर है, हो जाती है कभी ना कभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव से ही हम यहाँ पे हम सुधार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।